हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? चिन्ह परिपाटी नियम। दैट्स मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है। आइए जरा देखते हैं। जी हाँ, देखिए जरा, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इस तरीके से आपको इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष, या जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्तीय तल भी बोलते हैं। आप जानते हैं बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इधर क्या होता है, प्लस, यानी इसके इस साइड में चलने पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऊपर जाने पे पॉजिटिव होता है, इधर जाने पे मतलब इस डायरेक्शन में जाने पे निगेटिव होता है और इस डायरेक्शन में जाने पे निगेटिव होता है। कहने का मतलब अगर कोई रेखा ऐसे खींचा गया है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में निगेटिव होता है। तो देखिए ये रेखा एक्स अक्ष है, इधर प्लस है इधर माइनस है। ये रेखा एक्स वाई अक्ष वाला है, इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी सर के ऊपर प्लस रहता है, पैर के नीचे माइनस रहता है, साइड में ये। अब इसी चीज को हम आधार बनाने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप यहाँ खड़ा हैं तो मैं पूछूं कि आप कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे जो मूल बिंदु ओ है उससे हम बाएं तरफ खड़े हैं। तो यहाँ से अगर आपकी दूरी लिया जाए, यहाँ से आपकी दूरी लिया जाए तो जानते क्या, निगेटिव होगा, माइनस में होगा। और मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपकी दूरी लिया जाए तो ये क्या होती है, क्योंकि दाहिने तरफ है इसलिए ये धनात्मक आपकी दूरी होगी। अगर आप ऊपर जाते हैं तो कहने का मतलब इधर जाते हैं तो धनात्मक, इधर जाते हैं तो ऋणात्मक, ऊपर जाते हैं तो धनात्मक और नीचे आते हैं तो ऋणात्मक। ठीक, इन्हीं अक्ष को साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी नियम पे हम कैसे जानते हैं, जब नाम आता है आपका चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी दो नियम पे इफेक्ट होता है। पहले बात की अवतल दर्पण पे और दूसरी बात की उत्तल दर्पण पे। मान लीजिए अवतल दर्पण होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण होगा तो कैसे होगा, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से उत्तल दर्पण है आपका। अब हम अगर यहाँ पर कोई अक्ष खींच दें, ऐसे अक्ष खींच दें, तो आप देख रहे हैं कि ये इसको मान लेते हैं वाई अक्ष, इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष। तो इस डायरेक्शन में प्लस होता है इसके, इस डायरेक्शन में इसके माइनस होता है। ये देखिए यहाँ पर इसको अगर मूल बिंदु मान लिया जाए तो यहाँ देखिए प्लस होगा इधर और इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो आप जानते हैं वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बाएं तरफ रखा जाता है। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है और प्रकाश की किरण भी इधर से ही आती है। तो बाएं तरफ जो रखा जाता है इसके रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, इधर निगेटिव हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो इधर भी अगर रखेंगे तो इसका निगेटिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि अवतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे ही बनता है, और इसमें आपने देखा था कि जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो आइए जरा देखते हैं। जी हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण की मतलब ये उभरे हुए पार्ट पे मैंने कलई कर दिया लाल ऑक्साइड का, यह आपका अक्ष होता है। तो आपने देखा क्या, इसके सामने हम क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं। ठीक है, वस्तु को हमने बताया भी था आपसे, ये भी पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप, तभी आप आगे के वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए वस्तु है ए बी। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण जब इस पे भेजते हैं समांतर, तो आपको पता है मैंने 3 नियम बताया था। तो इसका फोकस कहीं ना कहीं होगा, तो मान लेते हैं फोकस से होकर जा रही है, और एक फोकस से होकर के। तो क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ से टकराने के बाद जहाँ जाती है और जाने के बाद जहाँ ये प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है प्रतिबिंब और उल्टा बनता है। देख गए आप। तो एक चीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि वस्तु की दूरी दर्पण से, यानी दर्पण का मतलब ये ध्रुव है, वस्तु की दूरी जब भी दर्पण से ली जाती है उसको लिखा जाता है यू से। ठीक है, और प्रतिबिंब जो यहाँ बना इसकी दूरी इससे ध्रुव से ली जाती है उसको लिया जाता है भी से। तो याद रखिएगा, यानी वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, भी से। और ये दूरी मापी किससे जाती है, हमेशा ध्रुव से मापी जाती है।
याद रखिएगा। तो इधर देखिए वस्तु जिधर रखा उधर प्रतिबिंब भी बन रहा है, इसका मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों निगेटिव होगी। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जरा देखते हैं, यहाँ पर वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब इधर कहीं ना कहीं बनता है, तो आप देखिए वस्तु की दूरी माइनस में होगी, लेकिन इसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्लस में होगी। आइए जरा अब हम चीज को देखते हैं चिन्ह परिपाटी नियम के रिस्पेक्ट में। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये देख सकते हैं चिन्ह परिपाटी को, आप देख सकते हैं। हाँ, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीचों बीच से जो अक्ष गया है इसे मान लेते हैं यक्ष अक्ष, इधर मानते हैं यक्ष डैश मतलब निगेटिव, इधर पॉजिटिव। इधर क्या है? पॉजिटिव है, इधर क्या है? निगेटिव है। वो ये मान लेते हैं वाई अक्ष, इसके मूल बिंदु से यानी कि जो ध्रुव है इससे हम खींच के रेखा खींचते हैं तो ये वाई अक्ष है। तो इधर क्या होता है? पॉजिटिव, इधर क्या होता है? निगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण के इधर जाने पे, देखिए दर्पण के इधर जाने पे आपतित प्रकाश की किरण जो इधर जाती है ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। और दर्पण के इधर जाने पे कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण के ऊपर जाने पे कैसी होती है? आप देख सकते हैं दर्पण के ऊपर जाएंगे तो ये भी क्या होगा? धनात्मक होगा। और दर्पण के नीचे यदि आएंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दूरी मापते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो धनात्मक होगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा और नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे धनात्मक और नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। ये आपका डायग्राम है। आइए जरा मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मैं पूछूं कि अवतल दर्पण में आपका जो वस्तु है उसकी दूरी ऋणात्मक होगी धनात्मक, तो आप कहेंगे हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा इसके सामने रखा जाता है। और उत्तल दर्पण में दूरी कैसी होती है वस्तु की? वो भी ऋणात्मक होती है क्योंकि इधर रखा गया है। अच्छा, आपसे कोई पूछे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उसकी दूरी कैसी होती है, तो आप हमेशा कहेंगे कि ऋणात्मक होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये ऋणात्मक होगी, भी मानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे क्या मानते हैं? यू मानते हैं। तो ये देखिए इसका प्रतिबिंब जो होगा इधर कहीं ना कहीं बनेगा, इधर बनेगा। तो जब इधर बनेगा तो इसका प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव दूरी पे होता है और ये वस्तु किधर होता है? निगेटिव दूरी पे होता है। एक चीज और देखिए, आपसे कहे कि अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? धनात्मक पे कि ऋणात्मक पे? तो आप देख सकते हैं फोकस हमेशा इसका इधर बनता है, इसलिए ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है? इसका धनात्मक बनता है। तो फोकस धनात्मक होता है। तो क्या देखने में आया कि अवतल दर्पण में ये वस्तु की दूरी माइनस होती है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस होती है और इसका फोकस भी इधर ही होता है, यानी फोकस भी माइनस होता है। यानी अवतल दर्पण में तीनों माइनस होता है। उत्तल दर्पण में देखिए वस्तु की दूरी निगेटिव होती है लेकिन प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है और फोकस की भी दूरी कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। देख लीजिए इसमें केवल एक निगेटिव होता है, ठीक है। ये आप इससे क्लियर हो गया आपका। आइए जरा हम देखते हैं इसके फैक्ट को। जी हाँ, देख सकते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम के अनुसार क्या होता है? दर्पण प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात आपतित प्रकाश बाईं ओर से दाहिनी की ओर भेजा जाता है, ठीक है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं, हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां जितनी भी होती हैं, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा से नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं और जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से हमेशा धनात्मक होती है और वस्तु के नीचे की तरफ ऋणात्मक होती है। ये क्लियर हो गया आपको बात? नोट देख सकते हैं कि इस परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये देखने हमने क्या देखा कि यहाँ पर अगर हमारा ये है ऐसे और यहाँ पर ये ध्रुव है, ऐसे मैंने खींचा तो हमेशा ध्रुव से इस डायरेक्शन में मापी जाती है दूरी, इधर भी मापी जाती है हमेशा दूरी। वस्तु यहाँ है तो इसकी दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी? u है। अब प्रतिबिंब अगर इधर है तो इसकी दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और फोकस यहाँ पर है तो इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। इतनी बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपसे बता दूँ कि यदि वस्तु देखिए ऊपर की तरफ है तो वस्तु की यदि लंबाई ली जाती है तो हमेशा इसको ओ डैश लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ है तो इसकी दूरी हमेशा आई डैश लिया जाता है। एक चीज देखिए आप, ये दूरी है, ये मतलब ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो आगे चल करके अब हम आपको सूत्र बताएंगे कि दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है
और इसके बाद ये जो ऊपर और नीचे जो होती है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो देखा जाए उसे कहा जाता है आवर्धन। क्या कहा जाता है? तो अब हम आपको सूत्र बताएंगे दर्पण का और दर्पण के आवर्धन के बारे में बताएंगे। तो आइए जरा जानते हैं कि वो टॉपिक है क्या। जी हाँ, देख सकते हैं कि अब हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र क्या है और दर्पण का आवर्धन क्या है। इसके बाद दर्पण का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दर्पण का सूत्र यानी मिरर फार्मूला जानते हैं क्या होता है और आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दर्पण सूत्र एक और आवर्धन अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र बताने चल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि दर्पण सूत्र जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं। पहले अवतल दर्पण के लिए और दूसरा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों के लिए जो सूत्र होता है वो सेम होता है। ठीक है, वो दोनों के लिए जो सूत्र बनता है वो सेम होता है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला के रिस्पेक्ट में होता है, दोनों के लिए सेम है। तो अब हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र के बारे में जरा जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। एक चीज मैं और आपसे बता दूं कि ये जो निगमन लिखा गया है ना अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, ये आपके क्लास 10th में पूछा नहीं जाता है। निगमन नहीं पूछता है, हमेशा सूत्र पूछता है। तो याद रखिएगा, पूछता है सूत्र, लेकिन निगमन कैसे होता है, कैसे ये बनाया जाता है, कैसे सूत्र लाया जाता है, ये मैं इस डायग्राम से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, तो हम केवल आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन बताएंगे, उत्तल दर्पण के लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों सेम होता है और निगमन पूछता नहीं है, केवल फार्मूले के रूप में आपका क्वेश्चन पूछता है, यानी इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, आप नए चैनल से जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।